Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history, chapter number 1, part 4, the growing middle class, events and the privileges. इस चैप्टर में देखो, मैं पहले तुम लोग को बताया था कि फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन कैसा था, सोसाइटी का कंडीशन कैसा था, उसका बारे में। जो फ्रांस का सोसाइटी 3rd स्टेट में डिवाइड था, जिसका 1st स्टेट में था क्लार्जी का पीपल, 2nd स्टेट में नोबिलिटी का पीपल, और 3rd स्टेट को भी 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया था, जिसका 1st स्टेज में था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, जिसको मिडिल क्लास में इंक्लूड किया जाता है। उसका 2nd क्लास में था पीजेंट्स एंड आर्टिसेंट्स, और 3rd क्लास में था स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन सबसे लो था। मिडिल क्लास मीन्स मतलब एग्जैक्टली 3rd स्टेट का एक एडुकेटेड पार्ट, 3rd स्टेट का एक एडुकेटेड मतलब क्लासेस को मिडिल क्लासेस बोला जाता है, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन भी थोड़ा सा डेवलप है और एडुकेशन परसेप्शन भी उसका डेवलप्ड है। देखो मिडिल क्लास में क्या बोला जा रहा है इस पार्ट में, मिडिल क्लास का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पीछे। 3rd स्टेट का जो मेंबर था, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन सबसे लो था, उसको इंस्पायर कर रहा था कौन? मिडिल क्लासेस, क्योंकि वो इमेजिन कर लिया था कि यहाँ पर स्टेट का जो रूल है, रेगुलेशन है, वो इक्वल नहीं है, वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसलिए मिडिल क्लास का एक इम्पोर्टेंस रोल रहता है फ्रेंच रेवोल्यूशंस का पीछे। लुइस 16 जो 1774 में फ्रेंच का गवर्नमेंट बना था, मोनार्की बना था, तो उसी का टाइमिंग पीरियड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर मिडिल क्लास का क्या एफर्ट है? इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। पहले मैं डिस्कस किया हूँ कि पीजेंट्स जो है, वर्कर्स जो है, वो पार्टिसिपेट था, किसका पार्टिसिपेट था, किसमें पार्टिसिपेटेड था वो लोग? रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि सोसाइटीज़ जो है, सोसाइटीज़ में मेजर फूड जो है, ब्रेड का रेट बढ़ रहा है, फूड ग्रेन का रेट बढ़ रहा है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखा जा रहा है, इस कारण से प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो रहा है ऑल टाइम। सिर्फ 3rd स्टेट, और रूल ऐसा था कि सिर्फ 3rd स्टेट को ही टैक्स पेड करना पड़ता था, और 1st और 2nd स्टेट का छोड़ के उसका एक ओनरशिप बन गया था सोसाइटीज़ में, जिसमें क्लार्जी था 1st स्टेट में, 2nd स्टेट में नोबिलिटी था। सिर्फ 3rd स्टेट का ऑल मेंबर को टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा था, बट उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही लो कंडीशन का था। तो यहाँ पर पीजेंट्स एंड वर्कर्स जो है वो पार्टिसिपेटेड था रिवॉल्ट्स में, किसमें? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसमें, बट दे लैक्ड द मीन्स ऑफ द प्रोग्रेसिंग टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड बीइंग अबाउट ए चार्ज ऑफ द सोशल्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर्स। लेकिन देखो उसका जो कंडीशन था वो, उसमें देखो सोसाइटी जो था, सोशल मतलब गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर जो था, उसको कैरी करना पड़ रहा था। उसका जो कंडीशन है, मिडिल क्लास का एक इफोर्ट है, मिडिल क्लास का जो एक इम्पैक्ट रोल है, उसमें वो लोग इमेजिन कर रहा था कि सिर्फ 3rd स्टेट को क्या ऊपर ही टैक्स बढ़ाया जा रहा है, टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है, और गवर्नमेंट का रूल ऐसा मतलब बैड रूल था कि 1st और 2nd स्टेट, जिसका पास सबसे ज़्यादा लैंड फ्रॉम था, टोटल 60% लैंड फ्रॉम था, उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, सिर्फ 3rd स्टेट का मेंबर को टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये इस कंडीशन का लिए वो लोग रिवॉल्यूशन का तरफ मूव कर रहा था। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज groups within the 3rd state who had become prosperous and had access to education and a new idea। 3rd स्टेट का एक पार्टिकुलरली ग्रुप जो रिवॉल्यूशन का कारण से क्या कर रहा था, वो लोग जिसका इकोनॉमिक कंडीशन तब भी थोड़ा डेवलप था, वो लोग एडुकेशन का तरफ मूव कर रहा, मतलब खुद का जो एडुकेशन, पीपल का जो एडुकेशन क्वालिटी है, उसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लिया, कैप्चर कर लिया। इसी कारण से उसका माइंड में साइकोलॉजिकल चेंज भी आया, और उसी का थ्रू देखो वो इमेजिन करा कि जो सोसाइटीज़ रूल है, सोसाइटीज़ आइडिया है, सिस्टम्स है, वो एडजस्टेबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो इमेजिन कर लिया कि इस रूल रेगुलेशन को चेंज करने के लिए रिवॉल्यूशन करना ज़रूरी है।
इसी कारण से लो कैटेगरी का जो पीपल है, जिसमें है लैंडलेस लेबर है, स्मॉल पीजेंट्स है, सर्वेंट्स है, उसी का साथ जो एडुकेटेड पार्ट है जिसमें मर्चेंट्स है, कोर्ट ऑफिस मैनेजर्स है, लॉयर्स है, बिग बिजनेसमैन है, सब लोग उसका साथ कोइंसाइड होके कंपोज होके रिवॉल्यूशन का तरफ मूव कर लिया। देखो, द 18th century witnessed the emerge of a social group termed the middle classes, who entered their world through and the expanding overseas trade and the manufactured goods such as the woolen and silk textile either exported abroad the richer members of the society। जो बिग बिजनेसमैन है वो लोग क्या कर रहा था, 18th सेंचुरी में बिजनेस का डेवलपमेंट कर लिया। बिजनेस का डेवलपमेंट करने का पर्पस क्या किया, वो लोग जो मिडिल क्लास का पीपल है वो क्या किया, जितना सारा फॉरेंसिक कंट्रीज़ है उस कंट्रीज़ का साथ सी रूट में, ओशिनिक और सी रूट में, मतलब समुद्र का रूट में बिजनेस करने का लिए एक जगह से और एक जगह अराइव किया। उसमें सिल्क और वुलन टेक्सटाइल जो है उसका इंडस्ट्री जो बना था, मैन्युफैक्चर गुड्स जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। इसी कारण से उसका पास अवेलेबल रिसोर्स आया, मनी आया, और वहाँ से वो लोग क्या किया, एडुकेशन क्वालिटी को, मतलब उस स्टेज में जो एडुकेशन है, एडुकेशन को ऑब्जर्व कर लिया। और एजुकेशन एडुकेटेड होके वो लोग इमेजिन किया कि सोसाइटी का जो सिस्टम है, मतलब थर्ड स्टेट का एग्जैक्टली एक पार्ट जो जिसको मिडिल क्लास बोला जा रहा है, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा डेवलप्ड है, जो एडुकेटेड है, वो लोग रिवोल्यूशन का लिए अराइव किया। इस फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखो अलग अलग जगह में फिलोसोफर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारे फिलोसोफर है जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटीज में देखा गया है। यहाँ पर देखो, दे गेव वेरियस आइडिया रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम। फिलोसोफर जो है वो कैसे इन्वॉल्व किया फ्रेंच जनरेशन को, किसका लिए, रिवोल्यूशन के लिए। फिलोसोफर में क्या कौन कौन है, देखो फिलोसोफर का क्या मेन आइडिया है कि सोसाइटी में एक इक्वलिटी रहना चाहिए, सारे जो पीपल है, पीपल जनरेशन है, उसका लिए एक फ्रीडमली कंडीशन रहना चाहिए, रूल रेगुलेशन जो है वो सबका लिए सेम रहेगा। जो जिसका इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन लो है, उसका लिए अलग नहीं, सबका लिए रूल रेगुलेशन जो है वो सेम रहेगा, वो आइडियल रहना जरूरी है। इस कारण से क्या किया, देखो फिलोसोफर में बहुत सारा फिलोसोफर है, जिसमें सबसे पहले जॉन लूक है, उसका एक इम्पॉर्टेंट बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक जो है, एक एक फिलोसोफर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी का चेंज करने के लिए, क्योंकि फिलोसोफर का जो रूल रेगुलेशन है उसी को मिडिल क्लासेस जो है वो अराइव कर रहा था, उसी को कैप्चर किया, माइंड में लिया, देन उसके बाद वो चेंज, उसका जो साइकोलॉजिकल ह्यूमन माइंड में चेंज आया। तो वहाँ से रिवोल्यूशन का एक मेन जगह, मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो जॉन लूक का एक इम्पॉर्टेंट बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रिफर्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। जो राइट है, रूल रेगुलेशन है, वो सबका लिए कैसा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रूल रेगुलेशन किसी का लिए अलग रहेगा, तो मतलब जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है उसका रूल रेगुलेशन अलग रहेगा, जो अनडेवलप्ड क्या फैमिली से अराइव किया है उसका इकोनॉमिक मतलब उसका लिए रूल रेगुलेशन अलग रहेगा, ऐसा नहीं। रूल जो रेगुलेशन जो है इस बुक में लिखा गया टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है वो सबका लिए सेम रहना चाहिए, सबका लिए आइडियल और सुइटेबल रहना चाहिए, उसमें इक्वलिटी रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में ऐसा नहीं था, बिकॉज थर्ड स्टेट को ज़्यादा मतलब टैक्स देना पड़ रहा था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट का एक ऑनरशिप बन गया था, वो लोग लीडिंग कर रहा था सोसाइटीज़ को। इस कारण से थर्ड स्टेट का जो जितना सारा मेंबर है सब कौन क्या कर रहा था, रिवोल्यूशन का तरफ मूव किया, और फ्रेंच सोसाइटी में इसी कारण से चेंज आया। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट बुक है जीन जैकोस रूसो। जीन जैकोस रूसो का एक इम्पॉर्टेंट बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या बताया गया, देखो इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बारे में बताया गया है, इक्वल वोटिंग के बारे में बताया गया है। जीन जैकोस रूसो का बुक का नाम याद रखो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में देखो सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो है बुक का नाम है इक्वल, देखो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर बताया गया है इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वोटिंग सिस्टम जो है वो सबका लिए सेम रहना चाहिए,
जो डेवलप्ड फैमिली से बिलोंग किया है, जो अंडर डेवलप्ड फैमिली से बिलोंग किया है, सबका लिए रूल रेगुलेशन सेम रहेगा। सोसाइटी का जो अलग अलग पार्ट में पीपल रहता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में जो है, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी है, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी का पीपल है, और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, इतना सारा मिडिल क्लासेस है। लेकिन रूल रेगुलेशन का बेसिस में गवर्नमेंट मतलब लुइस 16 ने ऐसा रूल बनाया था कि सिर्फ थर्ड स्टेट को ऑल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का, जहाँ पर 60% लैंड फ्रॉम टोटल फ्रांस का जो लैंड फ्रॉम था, उसका 60% लैंड फ्रॉम किसका ऑनर में था? क्लर्जी एंड नोबिलिटी, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में अराइव कर रहा था। लेकिन ऐसा रूल रेगुलेशन का वजह से थर्ड स्टेट का कंडीशन डे बाय डे कैसा हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, वेरी पोर कंडीशन हो रहा था। और इस बुक से फिलोसोफर जो है जॉन जैक्विस रूसो, उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक से ह्यूमन जनरेशन का कैसा साइकोलॉजिकल चेंज हुआ देखो। इक्वल वोटिंग जो लिखा है, मतलब फिलोसोफर का जो स्पीचेस है वो कैसा है? एक आइडियल स्पीचेस है। सब लोग का बिलीव था कि फिलोसोफर जो है वो गलत नहीं लिखता है, इस कारण से वो लोग उसका बुक को अराइव किया, उसका जो स्टोरी है उसको मतलब माइंड में लिया, देन सोसाइटी में चेंज करने का कोशिश किया, जिसमें लिखा था इक्वल वोटिंग एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? जहाँ जहाँ पर पार्टिकुलरली एक जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट को सिलेक्शन करेगा पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का जो प्रोसीड्यूर है, उस प्रोसीड्यूर को बोला जाता है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये जो बुक है कौन लिखा था? जेन जैक्विस रूसो, ये जगह याद रखो। देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इस मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है वो और एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर है जो फ्रेंच सोसाइटी में बिलोंग किया था। उसका देखो, फ्रेंच सोसाइटी में मतलब जो थर्ड स्टेट का पीपल है जिसमें मिडिल क्लासेस है, वो लोग मॉन्टेस्क्यू का जो बुक्स है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉस, उस बुक को फॉलो किया था। और उसमें क्या क्या पार्ट था? डिवीजन ऑफ पावर। इस बुक का मेन पार्टिसिपेशन क्या था? डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, बिटवीन गवर्नमेंट का जो पावर है वो किसमें, मतलब उसका जो पावर है वो 3 डिवीजन में डिवाइड है। क्या क्या है उसमें? द लेजिस्लेटिव, द एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखो, लेजिस्लेटिव का मीनिंग है जो लॉ बनाता है, एक्सिक्यूटिव जो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आ रहा है, पुलिस से लेके और गवर्नमेंट ऑफिसर जो है आ रहा है, उसमें एक्सिक्यूटिव है। एंड द जुडिशरी जो लॉ सिस्टम रहता है, जिसमें कोर्ट रहता है, कोर्ट में लॉ बनाया जाता है। तो इसका लॉ प्रोसीड्यूर यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी में नहीं था। ये कौन इमेजिन किया? थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लासेस है, मिडिल क्लास का जो पीपल है, वो इस जगह को अराइव किया, इस जगह को इमेजिन किया, जहाँ से रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। और रिवोल्यूशन का पीछे इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी जो 3 क्लासेस था, किसका क्लासेस था? किसका क्लासेस था? ये जो जगह है, ये यहाँ पर पावर का डिवीजन था। मतलब देखो, प्रोपोज द डिविजन्स ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो पावर है वो 3 डिवीजन में डिवाइड था, और उसका मेन पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखो, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। गवर्नमेंट क्या कर रहा था? यूएसए का, यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 13 कॉलोनीज जो ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था, ब्रिटेन के साथ अमेरिका को वार करने का लिए अमेरिका का 13 कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था। कौन? फ्रांस जो है वो 13 कॉलोनी को हेल्प कर रहा था। इसी कारण से उस जगह का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन वेरी पोर हो गया था, और वो इकोनॉमिक कंडीशन का डेवलपमेंट करने का पर्पस, इकोनॉमिक कंडीशन का ठीक करने का, बैलेंस लाने का लिए क्या कर रहा था? लुइस 16 जो है वो थर्ड स्टेट का ऑल मेंबर का टैक्स जो है वो बढ़ा रहा था। सिर्फ थर्ड स्टेट का ऊपर ऑल टैक्स को मतलब इंक्रीज किया जा रहा था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को छोड़ के। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन का पीछे मिडिल क्लास का जो ग्रोइंग मिडिल क्लासेस है उसका क्या रोल है, ये जगह यहाँ पर बताया गया है। देन उसके बाद देखो, द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर्स वेज डिस्कसेस इंटेंसिवली। यहाँ पर देखो, द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर्स वेर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। ये जो आइडिया है फिलोसोफर का, अलग अलग फिलोसोफर का, इसको डिस्कस कहाँ पर किया जा रहा था?
मतलब सोसाइटीज़ जो है, सोसाइटीज़ का अलग अलग जगह में फिलोसोफर का जो आइडिया है कैसा रूल रहना चाहिए, कैसा रेगुलेशन रहना चाहिए, बट ओरिजिनल में कैसा था, जो रूल रेगुलेशन है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा था, उसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा था इसका डिस्कस कहाँ पर हो रहा था, फ्रेंच सोसाइटीज़ का अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि सैलून में, कॉफ़ी हाउसेस में, स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। मतलब डेली का डेली जो बुक्स है, बहुत सारा बुक्स है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में रेगुलरली ये जगह बताया जा रहा था, हाईलाइट किया जा रहा था। और इससे इंस्पायर हो रहा था कौन, जो मिडिल क्लास का पीपल है और जो लोअर क्लासेस है, जिसमें कौन कौन है लोअर क्लासेस में, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड द सर्वेंट्स, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन सबसे कम था और सोसाइटी में जिसका नंबर, जिस पॉपुलेशन का संख्या सबसे ज़्यादा था। तो इसका इफेक्टिवली एक रोल रिवोल्यूशन का पीछे इम्पैक्ट था। They were frequently read, although the groups for the benefits of those who could not read and write. जो जो लोग पढ़ नहीं पा रहा था, मतलब लिखना नहीं जानता था, वो लोग को सुनाया जाता था रिवोल्यूशन के बारे में। और जो बुक का स्पीचेस है, स्टोरी है, वहाँ पर क्या बताया गया था, उस क्या कौन सा स्टोरी का इम्पोर्टेंसिटी क्या है उस जगह, वहाँ पर टोटली डिस्कस किया गया था। कहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटीज़ में। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to able to meet the expenses of the stage generated and protest against the systems of privileges। इस टाइमिंग में लुइस 16 क्या प्रोग्रामेशन रखा था कि टैक्स जो है, टैक्स सिस्टम जो है उसको फिर से बढ़ाना चाहिए, टैक्स सिस्टम को, क्योंकि सोसाइटीज़ का जो रिसोर्स है, गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है, उसका अमाउंट कम हो गया था। इस कारण से टैक्स को बढ़ाने के लिए लुइस 16 जो है टैक्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए बहुत सारा प्लानिंग रखा था। लेकिन इस टाइमिंग में वो टैक्स किसका ऊपर बढ़ाने का कोशिश कर रहा था, सिर्फ थर्ड स्टेट का ऑल मेंबर का ऊपर। थर्ड स्टेट का मेंबर में कौन कौन है, उसका अपर स्टेज में है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोड ऑफिशियल्स, लॉयर्स। सेकेंड स्टेज में है पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, और थर्ड स्टेज में है स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। तो ये जगह में तो इसका जो प्रोग्रामेशन था लुइस 16 का, वो टोटली रॉन्ग था। इस कारण से रिवोल्यूशन का तरफ वो लोग मूव किया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, यहाँ पर देखो, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था उसका वो कितना मतलब इफेक्टिवली हुआ था, कितना ज़्यादा वो फैला था, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है, वो रिवोल्यूशन का पार्ट अलग अलग पार्ट में क्या था, परसेप्शनल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कैसे रिवोल्यूशन टोटल सोसाइटीज़ को कैप्चर कर लिया था। देखो, लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शंस। तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो कि लुइस 16 जो है वो टैक्स को डे बाय डे इंक्रीज कर रहा था, बढ़ा रहा था, और उसका पीछे उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल किसका ऊपर पड़ा रहा था, फ्रेंच सोसाइटीज़ का ऊपर, फ्रेंच जनरेशन के ऊपर उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल एस्टेब्लिश था। देखो, हाउ डू यू थिंक ही कुड गेव डन अबाउट डूइंग दिस। तुम लोग को पता है क्योंकि वो ऐसा काम क्यों करना चाहता था, मतलब जो टैक्स है उसका अमाउंट जो है वो रोज, मतलब वो डे बाय डे इंक्रीज करने का प्रोग्रामेशन क्यों रखा था। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्च डिड नॉट हैव टू द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। फ्रांस सोसाइटी में क्या हुआ था, मोनार्च जो था वो क्या किया था, देखो टैक्स बढ़ाने का जो प्रोग्रामेशन है वो सिर्फ मतलब मोनार्क अकेला रखा था, मतलब वो एलोनली सिर्फ मोनार्क का पास ही था। मोनार्क की मीन्स यहाँ पर लुइस 16 को बोला जा रहा है, गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। टैक्स बढ़ाने का प्रोग्रामेशन सिर्फ लुइस 16 अकेला रखा था, ओन रखा था, वो एलोन उसका पास ही था, उसका पर्सनल था प्रोग्रामेशन जो टैक्स बढ़ाने का डिसीजन। रेदर ही हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल व्हिच वुड देन पास हिज प्रोपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। इस कारण से वो एक मीटिंग रखा टैक्स का जो इंक्रीज करने के लिए, डे बाय डे टैक्स को इंक्रीज करने के लिए, जो फ्रेंच का अलग अलग स्टेट है, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। पहले बताया मैं फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड था, इसमें फर्स्ट स्टेट में
क्लर्जी था, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी था, और थर्ड स्टेट में मिडिल क्लासेस, ग्रोइंग मिडिल क्लासेस से लेके लोअर क्लासेस पीपल तक यहाँ पर अराइव कर रहा था। तो टैक्स बढ़ाने का प्रोग्रामिनेशन जो रखा था लुईस 16, उस कारण से वो टोटल थर्ड स्टेट मतलब तीनों स्टेट का जो स्टेट जनरल्स है उसको वहाँ पर इनवाइट किया था एक मीटिंग करने का पर्पस, जहाँ पर टैक्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा, बहुत सारा न्यू टैक्स रखा जाएगा, टैक्स का जो डेवलपमेंट है, टैक्स का जो प्रोग्रामिनेशन है वो और भी ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। द ईस्टर्न जनरल देखो द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू व्हिच द थ्री स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टेट जनरल जो है वो एक पर्टिकुलरली पॉलिटिकल बॉडीज है जो जहाँ पर आके पर्टिकुलरली मीटिंग को अटेंड करके मीटिंग में वहाँ पर बताया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का थ्रू बताया जाएगा क्या क्या टैक्स रखा जाएगा, टैक्स में क्या, टैक्स का क्या इम्पोर्टेंसिटी है, टैक्स का प्रोग्रामिनेशन क्या क्या है, उस सब का बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। यहाँ पे देखो मोनार्क जो है वो एलोन मतलब सिर्फ मोनार्क ही, गवर्नमेंट ही, लुईस 16 ही यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने का लिए सबको बुलाया, इनवाइट किया, और टैक्स का जो लिस्ट है वो यहाँ पर पब्लिश करेगा। द लास्ट टाइम इट वाज एलोन डन वाज इन 1614। लास्ट टाइमिंग में ये मीटिंग का कहाँ किस टाइमिंग में हुआ था? 1614 में हुआ था, ऑन द 5th में 1789। दिस दिन उसके बाद देखो 5th में 1789 में लुईस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली। लुईस 16 जो एक असेंबली में सबको इनवाइट किया, किस कारण से? टैक्स इंक्रीज करने का लिए। टू द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। स्टेट जनरल को वहाँ पर न्यू टैक्स प्रपोज करने का लिए, मतलब टैक्स का क्या क्या रूल रहेगा वो गवर्नमेंट का थ्रू, गवर्नमेंट मीन्स लुईस 16 का थ्रू वहाँ पर बताया जाएगा। ये रिप्रेजेंट हॉल देखो, ये रिप्रेजेंट हॉल इन द वर्साइल, यहाँ पर वर्साइल हॉल जहाँ पर मीटिंग का प्रोग्रामेशन रखा गया था, हॉल का नाम याद रखो, वर्साइल हॉल was prepared to host the declared rule। यहाँ पर रूल मतलब डिक्लेयर करने का लिए सबको बताया गया है, यहाँ पर इनवाइट किया गया। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 representatives each who were scared the wrath of the facing which other two sides, while the 600 members the third state। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 मेंबर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेजेंट था, जहाँ पर थर्ड स्टेट से 600 मेंबर वो टैक्स में मतलब ये जो मीटिंग है, मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ पर गया था। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड द एडुकेटेड मेंबर। थर्ड स्टेट का यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने के लिए जो मेन एडुकेटेड मेंबर है, प्रोस्पेरियस मोस्ट प्रोस्पेरियस मेंबर है, वो लोग यहाँ पर अटेंड किया था मीटिंग को अटेंड करने का लिए। कौन सा मीटिंग में? जहाँ पर लुईस 16 न्यू टैक्स रखने का प्रोग्रामेशन रखा, वो टैक्स जो है सिर्फ थर्ड स्टेट का लिए रहेगा। प्रेजेंट आर्टिसंस एंड वुमेन वे डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। यहाँ पर प्रेजेंट्स को, आर्टिसंस और वुमेन जिसका इकोनॉमिक कंडीशन सबसे लो था, पोर था, उसको मीटिंग अटेंड करने का लिए वहाँ पर इन करने मतलब वहाँ पर एंटर करने नहीं दिया गया, वो लोग को मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया। However, their grievances and the demand of the were listed in some 40,000 letters which representatives had brought with them। यहाँ पर मीटिंग में 40,000 लेटर क्या हुआ? 40,000 लेटर जो है वो थर्ड स्टेट से आया, जिसको मोनार्की का पास मतलब सबमिट किया गया। मोनार्की मीन्स यहाँ पर लुईस 16 का जगह बताया जा रहा है, लुईस 16 का पास 40,000 लेटर जो है वो यहाँ पर सबमिट हुआ, जो थर्ड स्टेट से आया। लेटर में क्या क्या है? डिफरेंट मतलब थिंकिंग है, पॉपुलेशन का अलग अलग परसेप्शन है जो वो करने चाहता है, जिसमें जिसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। रूल रेगुलेशन मतलब ना किया जाए, इसका लिए भी बहुत लोग का डिसीजन अलग अलग है। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन conducted according to the principle that each state had one vote। देखो वोटिंग का लिए जो सिस्टम गवर्नमेंट रखा उसमें क्या था, क्या मेन प्रिंसिपल था वोटिंग सिस्टम का? जहाँ पर वन वोट रखा जाएगा सबका लिए,
मतलब अलग अलग स्टेट से ईच एवरी स्टेट से 1 वोट को सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट को तो जनरली मतलब 1 वोट मिल ही जाएगा, मतलब 2 वोट 2 स्टेट से मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी का है, जहाँ पर क्लर्जी का पॉपुलेशन अराइव करता है। सेकेंड स्टेट जो जहाँ पर नोबिलिटी का पीपल अराइव करता है, वो लोग तो गवर्नमेंट को रखने का लिए मतलब परमानेंट का लिए वोट देगा। इस कारण से वहाँ पर ऐसा सिस्टम अनइक्वल सिस्टम हो गया। लेकिन ये सिस्टम को अराइव मतलब एब्सॉर्ब कौन कौन मतलब नहीं माना, थर्ड स्टेट का पीपल। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। देखो इस टाइमिंग में लुइस 16 जो है वो सेम मतलब जैसे फ्रेंच सोसाइटी में वोटिंग सिस्टम था, मतलब अलग अलग था, एक एक स्टेट से एक एक वोट को सिलेक्शन किया जाएगा, वो उसी प्रैक्टिस में गया, उसी रूल को उसी रेगुलेशन को मेंटेन किया, फॉलो किया। कौन फॉलो किया? लुइस 16। But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole. बट थर्ड स्टेट का जितना सारा मेंबर था वो क्या किया, इस वोटिंग सिस्टम को मतलब मेंटेन नहीं किया, इस वोटिंग सिस्टम को नहीं माना। क्योंकि वो क्या डिमांड रखा कि गवर्नमेंट का जो मतलब पार्टिकुलरली पर्सनल जो वोटिंग सिस्टम रहेगा, जिसमें गवर्नमेंट अकेला जो सिर्फ एलोन रूल रेगुलेशन रखेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें इस वोटिंग सिस्टम में एक एक वोट नहीं, मतलब थर्ड स्टेट का ऑल मेंबर वोट देने का लिए एक्सपेक्ट रखा। देखो असेंबली एज ए होल वेयर इच मेंबर वुड हैव 1 वोट, जहाँ पर वो लोग क्या एक्सपेक्ट किया, थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन जो जितना सारा मेंबर है ऑल मेंबर एक एक वोट देगा और गवर्नमेंट को सिलेक्शन करेगा। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये जो है एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या है? जहाँ पर गवर्नमेंट को सिलेक्शन करेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है गवर्नमेंट को उसको उसमें सिलेक्शन किया जाएगा पॉपुलेशन का थ्रू, पॉपुलेशन के बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाएगा। और यही मेन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जिसको थर्ड स्टेट का ऑल मेंबर एक्सपेक्ट रखा। Put forward the philosophers like Rousseau in his books The Social Contracts, जिस जगह को फिलोसोफर का एक इम्पॉर्टेंट बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका ऑथर था रूसो, फ्रेडरिक रूसो, उसका बुक क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस बुक में जो ग्रोइंग मिडिल क्लासेस है, एडुकेटेड क्लासेस है, मिडिल क्लास का जो मेंबर है, जो जितना सारा लोग एडुकेटेड है, वो लोग इसको पढ़ा था। इस कारण से ऐसा एक्सपेक्ट गवर्नमेंट का पास, गवर्नमेंट मीन्स द लुइस 16 का पास बताया, एक्सपेक्ट रखा। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out the assembly in protest। और उस टाइमिंग में इस प्रोपोजल को, मीटिंग को गवर्नमेंट जो है ऐसे प्रोग्राम रखने का लिए, थर्ड स्टेट का मेंबर का पास ऐसा स्पीच सुनने के बाद वो क्या डिसीजन किया कि प्रोपोजल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। और ऑल थर्ड स्टेट का मेंबर जो है वो वॉल्ट किया, मतलब एक जगह से दूसरा जगह का तरफ मूव किया। The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the while French nations। थर्ड स्टेट का जितना सारा मेंबर था वो लोग डिसाइड कर लिया, फिक्स डिसीजन कर लिया कि एक प्रोपोर्शनल नेशन, एक पार्टिकुलरली नेशन बनाने के लिए वो लोग वहाँ से अलग जगह में अराइव किया और एक पार्टिकुलरली नेशन बनाने का प्रोग्रामेशन कर लिया, फिक्स कर लिया। जहाँ पर वो लोग डिसाइड किया कि एक एग्जैक्टली नेशन बनाऊंगा, नेशन का कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये जो नेशन चल रहा था, नेशन मीन्स पार्टिकुलरली ये गवर्नमेंट रहेगा, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन जो बनेगा, गवर्नमेंट का क्या क्या मतलब पावर रहना चाहिए, कितना सारा रूल वो मतलब उसका मेंटेन कर पाएगा, वो जगह वहाँ पर वो लोग बताया। ऑन द 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। 20 जून को सब लोग जो वर्साइल ग्राउंड जो है, वर्साइल जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का सराउंडिंग पार्ट में टेनिस कोर्ट का एक मैदान है, वहाँ पर सब लोग मतलब प्रेजेंट हुआ। क्या किस लिए प्रेजेंट हुआ? एक डिफरेंट नेशन बनाने के लिए, डिफरेंट नेशन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट हुआ। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू dispraised. Still, they had adopted a constitution of the France that would limits of the power of the monarch।
यहाँ पर ऑल पीपल जो है एडुकेटेड मेंबर जो है थर्ड स्टेट का, सब लोग क्या किया, एक नेशन बनाने का प्रोग्रामेशन लिया, जहाँ पर जिस नेशन में मोनार्की मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पर मोनार्की मतलब लुईस 16 जो है यहाँ पर बताया गया है, जो गवर्नमेंट रहेगा ऐसा रूल रेगुलेशन बना है, मेकिंग किया जिसमें गवर्नमेंट जो रहेगा उसका जो एनर्जी रहेगा, पावर रहेगा, वो लिमिटेड रहेगा। कुछ ही जगह में वो पर्टिकुलरली क्या क्या काम कर सकता है, गवर्नमेंट का थ्रू क्या क्या काम होगा, ये जगह यहाँ पर बताया गया। दे वर लेड बाय द मीराबाई एंड द एबीसियास, ये दोनों को लेड किया। कौन कौन लेड किया, हेल्प किया एक्चुअली, मीराबाई और एबीसियास जो है। मीराबाई वॉज बॉर्न इन ए नोबेल फैमिली, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि नोबेलिटी, क्लर्जी नोबेलिटी, सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टेज का जो मेंबर है उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका ऑनरशिप वहाँ पर था फ्रेंच सोसाइटी में, बट वो थर्ड स्टेट को हेल्प करने का लिए आगे आ गया। यहाँ पर कौन था, मीराबाई था, मीराबाई जो कि एक नोबेल फैमिली से अराइव किया था। कॉन्फिडेंस द नीड टू द अवे विथ ए सोसाइटी ऑफ द फ्यूडियल प्रिविलेज, मतलब जो लोअर कैटेगरीज पीपल था उसको हेल्प करने के लिए उसको अराइव किया, उसको नीड किया। इस कारण से बहुत सारा कॉन्वेनेंस किया, उसको मेंटेन किया। कि क्यों मेंटेन किया, कि रूल रेगुलेशन जो एक डिफरेंट नेशन बनाने का लिए जो लोअर कैटेगरीज है उसको भी वो हेल्प किया। He brought out the journal and the derived powerful speech to the crowd the assembled for the first time, वो सब लोग को एक जर्नल पब्लिश किया उस टाइमिंग में, और उस टाइमिंग में क्या क्या रूल है रेगुलेशन है वो सब बताया, एक पावरफुल स्पीच दिया। कहाँ पर दिया, वो टेनिस कोर्ट का मैदान में। एबीसियस डिफरेंट अदर्स जो और एक हेल्प किया था, एबीसियस ओरिजिनली ए ब्रिटिश रोड द इन्फ्लुएंस पैम्पलेट कॉल्ड द व्हाट इज द थर्ड स्टेट। एबीसियस जो है वो भी मतलब एक नोबेल फैमिली से अराइव किया था, वो भी इसको यहाँ पर थर्ड स्टेट को मीन्स जो लोअर क्लास था, लोअर क्लास पीपल को हेल्प करने के लिए आगे आ गया। और वो क्या किया, एक पैम्पलेट था उसको पब्लिश किया, उसको रीड किया, जहाँ पर लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जो है वो उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल है थर्ड स्टेट का, थर्ड स्टेट का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, ऑल जगह यहाँ पर वो रीड करके बताया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बाद क्या क्या बताया, थर्ड स्टेट क्या है उसका डेफिनेशन ऑल जगह में बताऊँगा तुम लोग को।